स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल राम आयुष में। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे एमपी जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पठारों के बारे में। अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के पठारों की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया गया था, किसके अंतर्गत कौन सा पठार आता है, पठारों की कितनी संख्या है, ये चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश के पठारों का दूसरा चैप्टर है, यानी कि दूसरा पार्ट है। जो पहला पार्ट था तो उसके अंतर्गत मैंने बताया था वहाँ पर आपको कि मध्य प्रदेश को कितने क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है और कितने पठारों की संख्या कितनी है, किसके अंतर्गत कौन सा पठार आता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार की यहाँ पर बात करें तो ये जो पठार है रीवा पन्ना का पठार, तो इसे बिंद का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि रीवा पन्ना के पठार को क्या कहा जाता है या इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, बिंद का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो विंध्यन शैल है तो रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत ही पाई जाती है। ठीक है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, बिंद का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है रीवा पन्ना के पठार को। ओके, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। इसकी भौतिक स्थिति की बात करें रीवा पन्ना के पठार की, तो यहाँ की जो भौतिक स्थिति है तो रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर में 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। ठीक है, ये जो है ये रीवा पन्ना के पठार की भौतिक स्थिति है, ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें रीवा पन्ना के पठार की, तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है रीवा पन्ना के पठार का, यहाँ का जो क्षेत्रफल है 31,954.8 वर्ग किलोमीटर, ये रीवा पन्ना के पठार का क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ पर जो ज़िले हैं, ज़िलों की बात करें तो दमोह, सतना, रीवा, पन्ना तथा सागर जिले की रेहली तथा भांडा तहसीलें रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आती हैं। यहाँ की जो जलवायु है तो जलवायु यहाँ पर रीवा पन्ना के पठार में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वर्षा को जो औसत है यहाँ पर तो वर्षा का जो औसत है 125 सेंटीमीटर है, 125 सेंटीमीटर है। ये आपको यहाँ पर ज़रूर याद रखना है। मेन चीज़ें यहाँ पर आपको ज़रूर याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो वर्षा का औसत है रीवा पन्ना के पठार में, तो वर्षा का औसत 125 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मिट्टी दोमट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर नदियों की अगर बात करें कि कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं, तो यहाँ से केन, सोन, टोंस एवं बेउरमा नदी यहाँ से रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत यहाँ से प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ पर कैमूर व भांडेर कगारों को गंगा तथा नर्मदा जल का विभाजक माना जाता है। ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ये चीज़ भी यहाँ पर आपको याद रखना है। कैमूर व भांडेर खगारों को गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। यहाँ की कृषि की बात करें तो यहाँ पर जो कृषियों में है गेहूँ मुख्य रूप से यहाँ पर उपजाया जाता है, साथ ही इसमें ज्वार, तिलहन आदि अन्य फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य रूप से पाई जाती है फसल तो गेहूँ यहाँ पर मुख्य रूप से उपजाई जाती है। ठीक है, खनिजों की बात करें तो खनिजों में उपजे चूना पत्थर जो कि सतना में, हीरा पन्ना में, जो हीरा पन्ना है तो पन्ना हीरा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। कोंडरम रीवा में ये मुख्य रूप से यहाँ पर खनिजें पाई जाती हैं। उद्योगों की बात करें तो उद्योगों में सीमेंट उद्योग सतना में है, हीरे तराशने का कारखाना भी पन्ना में ही पाया जाता है। ठीक है, यहाँ की दर्शनीय स्थलों की बात करें तो रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत जो दर्शनीय स्थल है मैहर, जो कि सतना के आसपास पड़ता है, तो मैहर का शारदा मंदिर,
व चचाई व केवटी जलप्रपात यहाँ पर मुख्य रूप से दर्शनीय स्थलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दर्शनीय स्थलों में से ये माने जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो गई रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत। अब हम आगे देखें बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार की यहाँ पर बात करें, बुंदेलखंड के पठार की बात करें, बुंदेलखंड के पठार की, तो ये जो पठार है बुंदेलखंड का पठार, तो ये ग्रेनाइट व नीच चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, ग्रेनाइट व नीच चट्टानों से निर्मित है। ये चीज़ भी यहाँ पर आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम में आ सकता है कि ये किन चट्टानों से निर्मित है। तो ग्रेनाइट व नीच चट्टानों से ये बुंदेलखंड का पठार निर्मित है। ठीक है, इसकी भौतिक स्थिति की बात करें तो इसकी जो भौतिक स्थिति है तो 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री से 20 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य ये इसकी जो बुंदेलखंड की पठार की स्थिति है। ठीक है, भौतिक स्थिति है। जो इसके क्षेत्रफल की बात करें बुंदेलखंड के क्षेत्रफल की, तो बुंदेलखंड के पठार की क्षेत्रफल की तो 23,733 वर्ग किलोमीटर, 23,733 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश का जो यहाँ का पूरे प्रदेश में बुंदेलखंड के पठार का जो क्षेत्रफल है तो 7.70% यहाँ पर पूरे प्रदेश में इसका जो बुंदेलखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसमें जिलों की बात करें बुंदेलखंड के पठार में तो इसमें दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं शिवपुरी, ग्वालियर एवं भिंड की कुछ तहसीलें तथा उत्तर प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र यहाँ पर शामिल है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि जो बुंदेलखंड है तो बुंदेलखंड के अंतर्गत कुछ एमपी के ज़िले भी शामिल हैं और कुछ यूपी के ज़िले भी शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बुंदेलखंड के पठार में तो क्या है, यहाँ पर कुछ यूपी का क्षेत्रफल भी यहाँ पर शामिल है। ठीक है, यहाँ की कुछ कुल जलवायु की अगर यहाँ पर बात करें तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत। कैसी जलवायु? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। यहाँ पर जो वर्षा का औसत है तो 75 से 100 सेंटीमीटर यानी कि 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ का बुंदेलखंड के पठार का औसत वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी की बात करें तो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, जो कि लाल और काली के सम्मिश्रण से बनी होती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। देखिए यहाँ पर जो बुंदेलखंड का पठार है या रीवा पन्ना का पठार है, कोई भी पठार है, यहाँ पर जो है आपको मेन चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी आपको याद रखना है। जैसे फसलें हो गई, मिट्टी हो गई, और यहाँ पर वर्षा का औसत कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, कौन सी तहसील आती है, यहाँ पर दर्शनीय स्थल कौन है, कौन कौन से हैं, पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है और ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो हमने बात किया यहाँ पर जो मिट्टी है मिश्रित मिट्टी यानी कि लाल और काली मिट्टी के सम्मिश्रण से जो मिट्टी बनी है वो यहाँ पर पाई जाती है, जिसे मिश्रित मिट्टी कहा जाता है या फिर मिश्रित मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत। ठीक है, नदियों की यहाँ पर बात करें तो नदियों में बेतवा, केन, धसार व सिंध प्रवाहित होती हैं। कौन सी? यहाँ पर आपको नदियाँ भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं और याद रखना है नदियों में से कौन सी? बेतवा, केन, धसान व सिंध। यहाँ से बुंदेलखंड के पठार से ये नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं। कौन सी? बेतवा, केन, धसान व सिंध नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। वनोपजन में सागौन, खैर, तेंदुपत्ता, नीम, महुआ मुख्य रूप से यहाँ पर पाया जाता है वनों में। जबकि कृषि में अगर बात करें तो कृषि में यहाँ पर ज्वार, गेहूँ, तिल, अलसी का
बहुल यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा उगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर याद रखना है। वनों में कौन सा, सागौन, खैर, तेंदुपत्ता और नीम, महुआ यहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है। कृषि की बात करें तो ज्वार, गेहूं, तिल, अलसी यहाँ पर मुख्य रूप से कृषि के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर पाए जाने वाले खनिजों में रॉक फॉस्फेट मुख्य रूप से पाया जाता है बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत। अब हम यहाँ पर बात करें बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बुंदेलखंड के पठार में ही मध्य प्रदेश के जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ यूपी के ज़िले भी शामिल हैं, या फिर कह सकते हैं कि कुछ बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत कुछ यूपी का क्षेत्र भी शामिल है। तो यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार में ही मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो कि है खजुराहो, तो ये मुख्य रूप से पर्यटक स्थल के अंतर्गत आता है। अन्य में सतखंडा महल, जौहर कुंड, नौखंडा महल व खूनी दरवाज़ा यहाँ पर मुख्य रूप से पर्यटक स्थलों के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखें, अगला है हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा या मैकाल श्रेणी की यहाँ पर बात करते हैं। तो इसके अगर भौतिक स्थिति या भौतिक क्षेत्र की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक ये विस्तृत है, ठीक है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें, ये जो है ये दक्कन ट्रैप तथा गोंडवाना सेल समूह से निर्मित है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है आपको, ये किससे निर्मित है, दक्कन ट्रैप तथा गोंडवाना सेल समूह से ये निर्मित है और एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। शामिल जिलों में अगर यहाँ पर बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत जो शामिल ज़िले हैं तो इसमें से है बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, सीधी, बड़वानी, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़ का भी कुछ यहाँ पर हिस्सा है, सिवनी, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये यहाँ पर ज़िले शामिल हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है तो मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ के अगर हम वर्षा की बात करें तो यहाँ पर जो औसत वर्षा है तो 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। तो सर्वाधिक वर्षा जो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत पाई जाती है कहाँ, पचमढ़ी में, जो कि 199 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर औसत वर्षा कितनी है, 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। और सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत पचमढ़ी में यहाँ पर 199 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। इसमें से सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत 3 श्रेणियाँ भी आती हैं, जो कि पहला है राजपीपला श्रेणी, और सेकंड है सतपुड़ा श्रेणी, और जो थर्ड है मैकाल श्रेणी। जो राजपीपला श्रेणी है तो ये गुजरात तथा मध्य प्रदेश का पश्चिमी सीमा से बुरहानपुर दर्रे तक ये राजपीपला श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी जो है तो ये बैतूल, छिंदवाड़ा, महादेव पर्वत तथा धूपगढ़ की चोटी इसमें से आती हैं सतपुड़ा के अंतर्गत। जो मैकाल श्रेणी है तो मैकाल श्रेणी में उनका पूर्वी भाग आता है इसके अंतर्गत। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की तो इसका जो क्षेत्रफल है 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है, कितने 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। यहाँ पर साधारण काली व छिछली मिट्टी पाई जाती है। तो ये मिट्टी के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पर कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है और छिछली प्रकार की यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। बलुई मिट्टी भी यहाँ पर मिलती है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर बात करें तो काली और छिछली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियों में से नर्मदा, ताप्ती, बेनगंगा, तवा मुख्य रूप से यहाँ पर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो ये नदियों के भी आपको नाम याद रखना है। कौन कौन सी नदियाँ दोबारा देखते हैं, नर्मदा, ताप्ती,
बेनगंगा, बेनगंगा, तवा, ये यहाँ पर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत ये नदियाँ मुख्य रूप से यहाँ से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, यहाँ की कृषि की बात करें तो यहाँ से जो कृषि है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की यहाँ पर जो कृषि है, तो कृषियों में यहाँ पर मुख्य रूप से ज्वार उपजाया जाता है। क्या मुख्य रूप से यहाँ पर ज्वार। इसके बाद यहाँ पर गेहूं, चावल, कपास आदि का स्थान आता है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ज्वार यहाँ पर जो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत ज्वार मुख्य रूप से यहाँ पर उपजाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कपड़ा व कागज उद्योग मुख्य रूप से है, जैसे सूती व वस्त्र उद्योग खंडवा में, बुरहानपुर में तथा कागज उद्योग निपानकर बुरहानपुर में है। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश का पर्यटक स्वर्ग भी किसे कहा जाता है, जो कि अभी हमने देखा पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर या फिर कह सकते हैं कि सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर पाई जाती है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, तो जो पचमढ़ी है, तो पचमढ़ी को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का स्वर्ग, मध्य प्रदेश के पर्यटकों का स्वर्ग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको क्या करना है, याद रखना है, ये चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में और आया भी है कि मध्य प्रदेश को पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो पचमढ़ी को क्या कहा जाता है, एमपी का पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। यहाँ के मुख्य खनिज व उसके उत्पादक क्षेत्रों की अगर बात करें तो मैग्नीज यहाँ पर बालाघाट छिंदवाड़ा में होती है। कोयला की बात करें तो कोयला बैतूल व पाथरखेड़ा में। तांबा की बात करें तो तांबा यहाँ पर बालाघाट या मालाज खंड का क्षेत्र यहाँ पर तांबा पाया जाता है। बॉक्साइट में यहाँ पर बॉक्साइट की बात करें तो शहडोल, बालाघाट, मंडला यहाँ पर बॉक्साइट मुख्य रूप से पाई जाती है। लोहा बालाघाट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है किसके अंतर्गत, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत। और जो यहाँ पर मेन चीज़ें हैं, ये चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कभी ये चीज़ें जो है MPPSC में भी पूछी गई हैं और जो MP में और भी एग्ज़ाम है तो उसमें भी ये चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार की यहाँ पर बात करें हम, तो यहाँ पर हम बात करते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का जो पठार है, तो यह पठार गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। किस शैल समूह से, गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है ये। ठीक है, इसकी भौतिक स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये जो है यहाँ पर इसकी भौतिक स्थिति है। बघेलखंड एक प्राचीनतम भूखंड का भाग भी है। इसमें अगर हम जिलों की बात करें तो इसमें से बघेलखंड के पठार के अंतर्गत शहडोल, सीधी, सिंगरौली का निचला हिस्सा तथा उमरिया, डिंडोरी आदि जिले यहाँ पर बघेलखंड के पठार के अंतर्गत पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर जो जलवायु है बघेलखंड के पठार की जो जलवायु है, मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वर्षा औसत की यहाँ पर बात करें तो 125 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और जो वर्षा का औसत है तो 125 सेंटीमीटर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर मुख्यतः लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मिट्टियों में से कौन सी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी यहाँ पर ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, इस पठार में सोन, नर्मदा व जोइला नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो ये 3 नदियाँ हैं, ये आपको याद रखना है। आता है सभी जितने भी पठार हैं
जितने भी पठारों को के बारे में हमने देखा है, तो इसमें से जो मेन चीज़ें हैं जैसे नदियाँ हो गई, मिट्टी हो गई, इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं ये आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बघेलखंड के पठार के अंदर कौन कौन सी नदियाँ, सोन, नर्मदा व जोहिला नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं। यहाँ की कृषि उपजों में अगर बात करें तो मुख्य रूप से चावल यहाँ पर मुख्य रूप से उपजाया जाता है, और अन्य फसलों में से यहाँ पर अलसी, ज्वार और तिल भी यहाँ पर उपजाया जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से कौन सी फसल, चावल यहाँ पर मुख्य रूप से उपजाया जाता है, ठीक है। यहाँ के खनिजों में कोयला मुख्य है, साथ ही बॉक्साइट, चूने का पत्थर तथा अग्निरोधी मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। इस पठार के क्षेत्रफल की बात करें तो 25,000 वर्ग किलोमीटर बघेलखंड की पठार का क्षेत्रफल है। यहाँ पर निजी क्षेत्र कागज़ मिल अमलाई में स्थापित है। ये जो बघेलखंड का पठार है तो ये यहाँ पर सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर इसी पठार के अंतर्गत ही स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर जो कर्क रेखा है, जो एमपी की कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा इस पठार के बीचों बीच से ही गुजरती है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेन मुख्य रूप से याद रखना है, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम आगे बात करें, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से पठार का कितना क्षेत्रफल है पूरे एमपी के अंतर्गत। तो मालवा का जो पठार है तो यहाँ पर पूरे एमपी की अगर बात करें तो 28% यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है। नर्मदा सोन घाटी 26%, मध्य भारत 10.70%। रीवा पन्ना का जो पठार है तो पूरे एमपी की बात करें तो पूरे एमपी में रीवा पन्ना के पठार का जो क्षेत्रफल है तो 10.36% यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है। और बुंदेलखंड के पठार में 7.6% है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में 11% है। एवं बघेलखंड जो है बघेलखंड का पठार तो ये पूरे एमपी में 7% है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरे मध्य प्रदेश में इनका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, इसके बारे में हमने देखा। अब जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा तो उसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पठारों के बारे में, ठीक है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।